हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद आप सब लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आप सभी लोग देख रहे होंगे इस समय कि आपकी परीक्षाओं के जो डेट हैं वो आ चुके होंगे। जैसे दिल्ली पुलिस में एटीओ का अक्टूबर में लगभग एग्जाम होने वाला है, एसएससी सीजीएल के एग्जाम होने वाले हैं और सब इसी साल में होंगे। रेलवे 17 अगस्त से शुरू होने वाला है, यानी सभी परीक्षाओं के डेट भी आ चुके हैं और आप बहुत जम करके मेहनत कर रहे होंगे। और उसी दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए मैथ की प्रैक्टिस को जारी रखते हुए प्रैक्टिस नंबर 22 कराया जाएगा आपको। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षाओं में या तो पूछे गए थे या तो पूछे जा सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनसे बन सकने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे हम उन लोगों को भी देखेंगे जो क्वेश्चन बन सकेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए क्या करा। पहला क्वेश्चन करा कि एक दुकानदार 520 रुपए में दो वस्तुएं खरीदता है। क्रय 520 रुपए में, वो भी दो वस्तुओं को खरीदता है। करा एक वस्तु को 16% लाभ और दूसरे को 10% का हानि के साथ बेचता है और इसमें न तो लाभ होता है लेन देन में और न ही हानि होता है। तो कह रहा वस्तु का विक्रय बताइए। पहली बात तो आप देखिए कैसे लगा सकते हैं। तो पहली बात क्या करा, 10% की हानि, चलिए 10 यहां पर लिख दीजिए। 16% का लाभ 16% लिख दीजिए। कह रहा न तो लाभ न तो हानि, 0 रख दीजिए। बस इनका एलिगेशन मेथड लगा दीजिए। इनका अंतर कितना आएगा जी, 16। इनका अंतर कितना आएगा, 10 आएगा। तो 2 8 16 और 2 5 10, यानी कितना आ गया अनुपात, 8:5 आ गया। ठीक ना, एक क्रय का अनुपात है 8:5। अब देखिए 10% हानि वाला यही है, ये हानि वाला है और ये लाभ वाला है। और क्या पूछ रहा, हानि पर ही विक्रय वाला पूछ रहा है। तो जरा देखिए 8 अब बटा कितना 13 गुणे कुल कितना, दोनों वस्तुओं को कितने में 520 रुपए में खरीदी गई है। तो 13 चौक 52, अब कितना आ गया जी 8 चौक 32, 320 रुपया। ये 320 क्रय आया और आपको क्या हुआ है, 10% की क्या हुई है, हानि हुई है। तो जब 10% की हानि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 320 गुणे 90/100 कर देंगे। यानी कर देंगे तो जरा देखिए ये कट जाएगा। तो 9 दूना 18 और 9 त्रिक 27 से 28, 288 रुपया। 320 रुपया ना मार दीजिएगा, ये तो क्रय हुआ। 288 हुआ जो 10% हानि के साथ जिस वस्तु को खरीदा गया है उसका विक्रय हुआ। अगर उसी तरीके से 16% लाभ वाले पर निकालते तब क्या हो जाता, 5/13 गुणे 520, तो उसका क्रय आता और उसके बाद से 16% लाभ माने 116% निकाल देते, उसका क्या आ जाता, विक्रय आ जाता। ये दोनों आप निकाल सकते हैं और नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे। मान लेते हैं 520 रुपए में देखिए दो वस्तु है, तो एक वस्तु 100 रुपए में तो दूसर की कितनी हो 520 माइनस x में। तो पहली पर कितना हो रहा है, 10% का हानि हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसर की पर कितना हो रहा है, ये दूसरा है ना, इस पर 16% का लाभ हो रहा है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। ये देखिए 100 से 100 कट गया, 2 5 10 और 2 8 16, ये कितना हो जाएगा 5x बराबर 520। 8 का अंदर गुणा कर दीजिए, गुणे 8 माइनस 8x, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 13x बराबर, इसको मत काटिए भी, ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है ना, आप एक बार तुरंत गुणा कर लेते हैं, वो तो बाद में कट ही जाएगा। देखिए कैसे, 13 चौक 52, 40 आ गया, तो x बराबर 8 चौक 32, 320 रुपया। यही क्या है, क्रय है। बोले ना कि x रुपए में खरीदी जाती है और दूसरा 520 माइनस x में खरीदी जाती है। अब हो क्या रहा है, 10% का हानि, तो जो 10% का हानि निकालेंगे 320 रुपए पर 288 आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए आएगा कि नहीं आएगा। तो आप दोनों तरीके से लगा सकते हैं। तो बस, और इसमें अगर ये 16% लाभ वाला पूछता तो आप उसको भी बता सकते थे। तब यहां पर क्या कर लेते हैं, जरा देखिए यहां पर कर देते हैं। ठीक है, तो 16% क्या हो जाता है 5/13 गुणे 520, तो 13 चौक 52 और 5 चौक 20, यानी 200 रुपया। ये 200 रुपया हो जाता है। इसका क्या क्रय मूल्य, और इसका 116% निकालते तो 200 गुणे 116/100, ये हो जाता कितना 232 रुपया। 232 रुपया हो जाता। ठीक ना, ये विक्रय हो जाता 16% लाभ वाली पर। और क्रय क्या आता 200, इसका क्रय क्या आया 320, विक्रय क्या आया 288। 4 बातें हैं। तो देखिए आज के समय में जानते हैं क्या हो रहा है, क्वेश्चन को बस घुमा करके पूछ रहा है। पहले क्वेश्चन क्या करता था, थोड़ा सीधा दे देता था। अब क्वेश्चन वही है, लैंग्वेज बदल दिया गया है, उसकी भाषा बदल दी जा रही है। आप देखते होंगे कि इस समय एग्जाम में क्या आ रहा है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन ज्यादा आ जा रहा है, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ा दे रहे हैं, कुछ भाषा को घुमा दे रहे हैं और कुछ नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब है कि मैथ में आप भाषा सीखना शुरू करिए, आपको सवाल आने लगेगा। ठीक है ना, तो कहा जाता है ना कि सवाल की समझ, तो सवाल की समझ का मतलब ही होता है सवाल को पढ़ करके उसको लगाना। और एक बात बता दे रहे हैं कि सवाल में दो ही बातें होता है, एक होता है कॉन्सेप्ट और एक होता है कैलकुलेशन। और आप दोनों देखिए कि आपका क्या मजबूत है और क्या नहीं है। जो मजबूत नहीं है दोनों को मजबूत करिए। अगर दो में से एक मजबूत है तो एक पर वर्क करिए, दोनों मजबूत है तो बड़ी अच्छी बात है। मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि कॉन्सेप्ट
और कैलकुलेशन। पहला लाइन केवल कॉन्सेप्ट होता है, यानी सवाल को समझना कॉन्सेप्ट हुआ, और उसके नीचे ये सब क्या है, सब कैलकुलेशन है, सब क्या है, कैलकुलेशन है। लेकिन जो पहला लाइन है, ये पहला लाइन वो क्या है आपका, वो है आपका कॉन्सेप्ट। ये पहला लाइन क्या है, कॉन्सेप्ट, उसके नीचे देखिए सब क्या है, कैलकुलेशन है। तो बस दो चीजों में बटा होता है मैथ, एक कैलकुलेशन और एक कॉन्सेप्ट। अगर ये चीजें समझ में आ गया तो आपको कोई नहीं रोक सकता है मैथ का सवाल लगाने से, और आप सेलेक्ट भी होंगे। और हर एक एग्जाम में मैथ का देखते हैं कि कितना वैल्यू रहता है, तो आपको लगाने हैं ऐसे। तो प्रैक्टिस करते रहिए साथ साथ में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ना, थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ाते हैं। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है, किसी राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है। जब भी साधारण ब्याज की बात करेगा, देखिए जब भी कहे क्या करा है, साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है। आप देखिए 100 पर भी लगा सकते हैं, 100 पर भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर चाहे तो आप देखिए जो नीचे होता है, यानी 1/5 में क्या नीचे है, 5 नीचे है, तो आप राशि मानिए 5, 10, 15, 20, 25, कुछ भी मानिए 5 के गुणक के रूप में मान लीजिए, कुछ भी मानिए। तो मान लेते हैं हम पहले 5 पर लगा लेते हैं। तो 5 क्या हो गया जी, ये हो गया मूलधन। क्या हो गया, मूलधन। तो जरा बताइए ब्याज कितना हो जाएगा। तो कह रहा ना इसी मूलधनवा का 1/5, यानी 5 का जब हम 1/5 निकालेंगे तो वही ऊपर वाला क्या हो जाता है, ब्याज, यानी यही क्या हो गया आपका, ब्याज हो गया। तो बस अब बताइए फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, और यही तो ब्याज का फार्मूला होता है ना। तो ब्याज कितना आ गया है, 1 आ गया। 1 बराबर कितना, 5 गुणे दर कितना, दर ही तो ज्ञात करना है, गुणे समय कितना है, 4 वर्ष है ना, बटा 100। 5 को 20, 20 25 100, दर कितना आ गया जी, दर आ गया आपका 5%। अगर आप यहीं पर ना 25 पर लगा लीजिए तो भी देखिए लग जाएगा। तो 25 क्या हो जाएगा आपका मूलधन, तो दर जरा बताइए ब्याज क्या हो जाएगा आपका, 25 का 1/5, तो कितना हो जाएगा 25 का 1/5, 5 ना हो जाएगा, 5 हो गया। बस अब लगा लीजिए। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, 25 गुणे दर गुणे समय है 4/100, 25 चौको 100, दर कितना आया, 5%। देखिए आया कि नहीं आया। कोई सा भी लगाएंगे, 5 के जितने भी गुणनखंड होंगे, जितने पर भी लगाएंगे आ जाएगा। बाकी अब 100 पर तो जनबा करते हैं, ठीक ना, 100 पर भी लगाएंगे तो भी आ जाएगा, क्योंकि वो भी तो 5 का गुणनखंड ही है, ठीक है। चलिए ये भी इसका आंसर आ गया आपका, दर कितना आया, 5%। कितना आया, 5%। अब अगले सवाल को देखते हैं। हाँ अगला सवाल सुनिएगा, करा 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे एक पुल को पार करती है। तो सबसे पहले कुछ रेलगाड़ी के कॉन्सेप्ट को समझिए। रेलगाड़ी का कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि खम्भा को पार करे, अगर पोल को पार करे, व्यक्ति को पार करे, अगर व्यक्ति को पार करे इस दशा में, पहली बात तो आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है भैया, दूरी बटा समय। तो जब इस दशा में पार करती है ना, पहला कंडीशन खम्भा व्यक्ति पोल इन सभी को पार करती है, तो जो चाल होता है वो होता है दूरी, तो दूरी बटा समय। अब दूरिया जो होता है ना, वो ट्रेनवा अपनी लंबाई को केवल पार करती है। इसका मतलब है कि ट्रेन की लंबाई अब बटा क्या हो जाता है, समय हो जाता है। अर्थात देखिए यहां पर एक ट्रेन है, अगर इस व्यक्ति को पार करेगा तो आप कब मानेंगे पार करेगा, जब यहां पर ये आ गया। इसका मतलब है यही तो दूरिया ये चल रहा है, वही तो उसके द्वारा ट्रेनों द्वारा दूरिया तय किया जा रहा है। जब ये इस पार आ गया तो देखिए इस पार आ गया, तो इसी में से कहा जाता है कि जब खंभा पोल व्यक्ति और इसका जो लंबाई माना जाता है वो नगण्य माना जाता है। और यहां पर दो कंडीशन और हो सकता है, अगर यहीं पर बात करता विपरीत चाल की, विपरीत, और यहां पर बात करता समान चाल की, तो यह भी हो सकता है। जैसे एक व्यक्ति मान लेते हैं समान दिशा में दौड़ रहा है, वो भी सवाल बन सकता है। एक व्यक्ति मान लीजिए विपरीत दिशा में दौड़ रहा है, उसमें सवाल बन सकता है। तो चाल विपरीत भी होती है और समान भी हो जाती है। जब चाल विपरीत होती है तब क्या करते हैं, समय कम लगेगा, चाल ज्यादा होगा, यानी उस दशा में दोनों चालों को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। किसकी चालों को, ट्रेन की और व्यक्ति की। अब बाकी इधर ट्रेन की लंबाई रहता है, बाकी समय रहता है। सवाल कैसे पूछ देगा ये भी बता देना कि यदि एक व्यक्ति और एक ट्रेन एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं, जहां पर व्यक्ति की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है, समय लग रहा है 24 सेकंड। तो जरा बताइए ट्रेन की चाल, सब तो दे दिए, समय दे दिए, ट्रेन की लंबाई दे दिए, वाई दे दिए थे, व्यक्ति की चाल और क्या पूछ रहे थे, ट्रेन की चाल पूछ रहे थे। बस इतना ध्यान देना आपको, किलोमीटर प्रति घंटा, कई जगह मीटर पर सेकेंड। ट्रेन वाले सवाल में एक ही आपसे गलती हो सकती है, जान लीजिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो एक का गलती होगी, किलोमीटर प्रति घंटा को
आप चेंज नहीं कर पाएंगे। कहीं मिनट दिया रहता है, कहीं घंटा दिया रहता है, कहीं सेकंड दिया रहता है, कहीं मीटर दिया रहता है, बस यही सब बातें होती हैं। ठीक है, चलिए अगर वही सामान की बात करेगा तो सामान में क्या होता है, समय ज्यादा लगता है, तो समय जब ज्यादा लगेगा तो क्या हो जाएगा, चाल कम हो जाएगा। तो यहां पर भी दोनों का, एक व्यक्ति का चाल दे सकता है, ट्रेन की चाल दे सकता है, और ट्रेन की लंबाई दे देगा, समय पूछ लेगा। तो ये इसी कॉन्सेप्ट पर लगता है। दूसरा वाला देखिए, तो दूसरा वाला ना क्या, किसको पार कर रहा है, प्लेटफार्म को पार कर रहा है, जैसा कि सवाल में कर रही है, सुरंग को पार कर रहा है, और किसको पार कर रहा है, पुल को पार कर रहा है। अगर इन सभी को पार कर रही है तो उस दशा में जो चाल होता है ट्रेन का, वो क्या होता है, ट्रेन प्लस प्लेटफार्म की लंबाई या सुरंग की लंबाई या पुल की लंबाई बटा समय हो जाता है। अर्थात उस समय, जैसे देखिए मान लेते हैं ये ट्रेन है, अब ये प्लेटफार्म को पार कर रही है, तो जब ये पार करेगी तो आप क्या कहेंगे, यही ना आ जाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि इसके द्वारा तय की गई अब दूरी देखिए कितनी हो गई, ये लेकर के यहां से यहां तक दूरी तय की गई। इसका मतलब प्लेटफार्म प्लस ट्रेन, तो वही बात हो गया, प्लेटफार्म प्लस ट्रेन। उसी के जगह पर सुरंग रहता तो सुरंग प्लस ट्रेन, पुल रहता तो पुल प्लस ट्रेन। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। और इसमें भी वही दो कंडीशन होगा, एक बार विपरीत होगा और एक बार समान होगा। जब दो ट्रेनें चलती हैं तो कह देगा दो ट्रेनें चल रही हैं, एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं, और किसको, अगर वो एक दूसरे को पार करेंगे तो ध्यान से समझिएगा, अगर दो ट्रेनें हैं, अगर दो ट्रेनें और अगर एक दूसरे को पार करें तो वहां पर तब ट्रेन प्लस ट्रेन होगा। क्यों, क्योंकि तब प्लेटफार्म और सुरंग और पुल को नहीं पार कर रही है, हो सकता है दूसरी ट्रेन को पार कर रही हो। तो उस समय अब यहां पर दूसरी ट्रेन भी रहता तो ट्रेनवा को पार करता तो दोनों की लंबाई ऐड हो जाती है ना, तो बस वहां पर ये भी हो रहा है और यहां पर भी विपरीत और समान चाल हो सकता है। तो इसी पर सवाल बनाता है, कॉन्सेप्ट चलता है इसी पर। तो ये दोनों आपके कॉन्सेप्ट हो गए, ठीक ना। अब सवाल पर आ जाते हैं। अब जरा देखिए सवाल है ना, कॉन्सेप्ट बताने लगे। अब क्वेश्चन सुनिए, कह रहा 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे एक पुल को पार करती है। जरा देखिए, एक लंबी रेलगाड़ी है ट्रेन, और किसको पार कर रहे, पुल को पार कर रहे, तो दोनों को जोड़ देंगे कि नहीं जोड़ देंगे, समय दे रखा है, बताइए चाल ज्ञात हो जाएगा कि नहीं ज्ञात हो जाएगा। इसका मतलब चाल बराबर क्या हो जाएगा भैया, ट्रेन है 150 प्लस 500, इसको बटा 30 समय लग रहा है 30 सेकंड, बस ये कितना हो गया, ये हो गया 650 बटा 30 और ये हो गया 65 बटा 3। अच्छा ये क्या आया, मीटर प्रति सेकंड आया, ये ध्यान दीजिएगा, मीटर प्रति सेकंड। चाल आपको मिल गया 65 बटा 3 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए क्या पूछ रहा है, यदि मतलब 370 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लगेगा। समय पूछ रहा है, आइए यहां पर बता देते हैं, ठीक है। समय पूछ रहा है तो समय बराबर क्या होता है भैया, दूरी बटा क्या, चाल। तो दूरी बटा चाल, जरा बताइए दूरी कितना है। अब देखिए 370 मीटर लंबा एक प्लेटफार्म है, ट्रेनवा न थी तो ट्रेनवा के लंबाई 150 था ना, तो इसका मतलब है 150 प्लस प्लेटफार्मवा कितना है 370। तो देखिए ट्रेन प्लस प्लेटफार्म जोड़ देंगे ना, तो जोड़ दीजिए तो 370 अब बटा क्या हो जाएगा चाल। अब चलिए कितना है 65 बटा 3, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 520 और ये ऊपर चला जाएगा 3 बटा 65, 13 पच्चे 65, 3 चौको 52, 5 अट्ठे 40, 8 त्रिका 24 सेकेंड, 24 सेकंड आ गया। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट था। अब सवाल को एक और तरीके से बता देते हैं, तो कॉन्सेप्ट को मिटाते हैं उसके बाद फिर बताते हैं, इसको समझ लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका आंसर आ कितना 24 सेकंड आया है, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर इसी को अगर आप ऐसे सोचिए, कैसे सोचेंगे, देखिए जरा सा कैसे सोचेंगे। 150 मीटर लंबी और 500 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 30 सेकंड लगाती है। इसका मतलब है 650 मीटर टोटल जाने में 30 सेकंड लगता है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। अरे भाई 150 मीटर लंबी और रेलगाड़ी को 500 मीटर लंबे अगर एक पुल को पार कर रही है तो टोटल 650 हुआ ना, तो 650 को 30 सेकंड में लगता है। अब क्या करा, तो 370 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को, इसका मतलब हुआ कि 370 तो प्लेटफार्म हो गया, 370 और 150 कितना है ट्रेनवा है, तो इसका मतलब है कितना हो गया है 520। तो वही पूछ रहा है कि 650 को पार करने में 30 सेकंड लगते हैं, तो इसको पार करने में कितना समय, कुछ नहीं, बस तिरछा गुणा कर दीजिए बस। तो देखिए क्या हो जाएगा 520 गुणे क्या हो जाता है 30, आइए बटे में आ जाता है 65, बस देखिए 13 चौको 52, 13 पच्चे 65, 5 छक्के 30, 6 चौको 24। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। तो ये हम पहले भी बता सकते थे, और इस सवाल को इतना केवल कॉन्सेप्ट बता करके भी छोड़ सकते थे। लेकिन एक तो बात बताइए, आपको सवाल पर क्या करना है, लगाना है,
ठीक ना। आप इससे जल्दी तभी अब इस सवाल को अब समझ जाएंगे आप, अब समझ जाएंगे कब, जब आप कॉन्सेप्ट सीख लिए, सवाल को लगाना सीख लिए बेसिक से भी, तो आप समझ जाएंगे, ठीक ना। अगर आपको एग्जाम निकालना है ना तो आपको दोनों तरीके सीखने पड़ेंगे। और हम बार बार कहते हैं कि कभी भी ट्रिक आप अपने से बनाइए, आप सवाल को लगाइए, कॉन्सेप्ट को लगाइए, फिर आप बनाइए, उसके बाद से जहां से हो पाए हर जगह से सीखिए, हर जगह से सीखिए, लेकिन आप अपने से सबसे ज्यादा सीखिए, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया 24 सेकेंड। तो इस सवाल को ऐसे भी लगाया जा सकता था। अब अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल जरा देखिए क्या कर रहा है। हाँ, करा कितने महीने में 8,000 रुपये पर वार्षिक 20% की दर पर 2648 रुपये अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में मिलेगा। इसका मतलब जरा देखिए, पहले बताइए ब्याज बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है। ये चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना, क्या होता है, P × 1 + R/100⁻n-1। बोलिए होता है कि नहीं होता है। सब कुछ लिख लीजिए। P का मान कितना दे रखा है, 8,000 रुपया दे रखा है, दे रखा है ना। यहाँ पर ब्याज कितना दे रखा है, CI कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 2648 रुपया दे रखा है। रेट कितना दे रखा है, 20% की दर से अर्धवार्षिक, तो 20% वार्षिक, तो अर्धवार्षिकवा कितना 20/2 अर्थात 10%, ठीक ना। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो यन लिया गया है वो छमाही लिया गया है, लिया गया ना। हाँ, तो बस इसका जरूरत पड़ेगा। अब लगा लीजिए फार्मूला, क्या हो जाएगा, ये 2648 बराबर 8,000। फार्मूले पर क्यों रख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। 1 + 10/100, कहाँ है 10/100, आर का मान 10 है ना, n-1। कोनो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। काट लेते हैं जरा सा इसको, किससे काटते हैं, ये कट जाएगा ना, हाँ 8 से कट जाएगा। देखिए 8 से 1,000 में कट जाएगा, कहाँ है 8 से कट जाएगा। आपको बता दें 8 से कटने का नियम होता है, अंतिम 3 अंक उठाइए और 8 से काटिए, तो 8 × 8 = 64, 8 × 9 = 8, तो पूरा संख्या भी कट जाएगा, ठीक ना। तो जरा देखिए 8 × 3 = 24 और कितना हुआ जी, ये 8 × 3 = 24 2, हाँ, और 8 × 3 = 24 और 8 × 9 = 8, 331, ठीक ना। तो 1,000 इधर आ जाएगा, यानी 331/1000, और ये -1 है तो इधर भेज दें, +1 कर देते हैं, तो 1 + R/100⁻n हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। तो 1,000 का इसमें गुणा करेंगे और इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1331/1000 बराबर 1 + R/100⁻n। अब आपको दिख रहा होगा 1331 किसका, अरे सॉरी ये क्या 10 है ना, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या लिखना है, हाँ, यानी ये हो जाएगा 11/10 पर n ना, 11/10 पर n। अब देखिए 11/10 यानी ये कितना है, 11 पर 3 है और 10 पर 3 है, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ सॉल्व कर लीजिए, 11/10 पर 3 घात, और यह हो जाएगा 11/10 पे n। तो n का मान जब तुलना करेंगे तो n का मान कितना आएगा, 3। अब जरा बताइएगा n क्या था, छमाही था ना, तो इसका मतलब 3 छमाही, तो 3 छमाही। अब पूछ क्या रहा है, कितने महीनों में, महीना पूछ रहा था। 1 छमाही में 6 महीना, तो 3 छमाही में कितना, तो 3 × 6 अर्थात 18 महीना। आपका आंसर आ गया 18 महीना। बोले कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हो गया आपका आंसर। हाँ, अब अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि एक बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करते हैं। उनकी गति का अनुपात बताओ। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले किसका, ट्रक का चाल ज्ञात कर लीजिए। ट्रक का चाल क्या हो जाएगा, ट्रक का चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यानी 550/1 मिनट आ जाएगा। इतना ना हो जाएगा, अरे भैया मीटर आप प्रति मिनट हो जाएगा, क्या दिक्कत है। एक चाल हो गया ना। और बस का ज्ञात कर लीजिए, तो बस की चाल ज्ञात कर लेते हैं। तो बस की चाल ज्ञात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 33 किलोमीटर ये दूरी है, तो 33 × 1000 मीटर हो जाएगा, अब बटा 45, तो ये भी किस में आ गया, मीटर प्रति मिनट में। समझे कि नहीं, हम मीटर प्रति मिनट ऊपर भी है तो नीचे भी है, तो क्या दिक्कत है। कौन जरूरत है पूरा करने के लिए कि इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर रहे हैं या मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर रहे हैं, रहने दीजिए ना मिनट में। तो बस अब इन्हीं दोनों का अनुपात ज्ञात करना है, तो बटे कर लीजिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए अब बगल का बगल में गुणा होता है, नीचे का ऊपर गुणा होता है, तो अनुपात कैसे ज्ञात हो जाएगा, यानी 45 × 550 अब बटा कितना, एक में इसका गुणा होगा कुछ नहीं, 33 × 1000। अब इसी को काट लीजिए, कितना हो गया, 11 × 3 = 33, 11 × 5 = 55, ये 50 × 2 = 100, यानी 20 बार में कट जाएगा। 5 × 4 = 20 और 5 × 9 = 45, 3 × 3 = 9,
ऊपर 3 बचा, नीचे 4 बचा। कितना गति का अनुपात कितना आया? यही तो गति का अनुपात है ना, चाल गति। तो ट्रक की चाल और बटा बस की चाल बराबर 3:4। यही आपका आंसर हो गया, ठीक ना। अगर ये पूछ दिया होता कि बस की चाल और ट्रक की चाल का अनुपात बताओ तो 4:3 हो जाता है। क्योंकि अक्सर करके जो अभी बोला है ना शुरुआत में कि सवाल क्या करता है, घुमाता है, बस ऐसे आपके दिमाग में क्या बैठा रहेगा, बस की बात पहले कर, अरे किसकी बात, ट्रक की बात पहले कर रहा तो सवाल भी ट्रक वाला ही पूछा होगा, यानी ट्रक की पहले गति पूछा होगा। तो ऐसा नहीं होता, बाद में धीरे से क्या कर देगा, बस और ट्रक की गतियों का अनुपात बताओ, बस वही आंसर हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। अदरवाइज इसमें तो 3:4 आया, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, करा a + 1/a बराबर, अरे सॉरी प्लस क्या दे रखा, 2 ना, बराबर 0। तो इसका मतलब हुआ कि a + 1/a बराबर -2। कभी भी अगर ऐसा सवाल है तो एक चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं कि a का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1। वह एक चीज़ और बता दे रहे हैं, पर उसको भी नोट कर लीजिएगा। अगर इसका वैल्यू 2 दे रखा है तो a का वैल्यू हमेशा कितना होगा, +1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। तो a का वैल्यू -1 और यहाँ पर a का वैल्यू +1 होता है। अब कुछ भी पूछे a का वैल्यू -1 रख दीजिएगा। अब क्या पूछ रहा है, a पर 37 घात -1/a पर 100 घात, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस, अगर कभी भी माइनस पर विषम घात होता तो उत्तर माइनस होता है। माइनस पर विषम घात, माइनस पर कितना घात, विषम घात, तो उत्तर हमेशा किस में आता है, माइनस आता है। माइनस पर अगर सम घात रहे तो उत्तर किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो इसका मतलब माइनस पर कितना घात है, सम विषम है तो क्या हो जाएगा, -1 ही आएगा। माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/, ये -1 पर सम घात यानी प्लस हो जाएगा ना, तो +1 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। हाँ, तो -1 और ये -1, अरे 1/1 यानी 1 और -1 यानी कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अगर यहीं पर ये पूछा होता है कि a पर 37 -1/a पर 100, अगर यहाँ पर पूछा होता है तब a की वैल्यू 1 रखते तो 1 - 1 कर देते तो कितना आ जाता है, 0 आ जाता, तब आपका ये आंसर हो जाता। यानी सवाल ये भी पूछा जा सकता है, सवाल ये भी पूछा जा सकता है, तो ये तो पूछा ही गया है, ठीक ना। तो दोनों बातें नोट करके लिखिएगा कि कभी भी अगर a + a 1/a पर -2 दिया तो a का वैल्यू -1 होता है और इसकी वैल्यू +1 होता है, ठीक है। द्विघात समीकरण है, उसको सॉल्व करने से ये आता है। हाँ, अब अगला फल देखते हैं। हाँ, अगला फल सुनिएगा। अगला फल क्या कर रहा है, एक व्यापारी अपनी चीजों पर क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। जरा सुनिए, कभी भी हम आपको बता दे रहे हैं कि क्रय दे रखा हो, ठीक ना, अंकित दे रखा हो, अगर ये सब नाम कहीं एक जगह आपको दिखें, अगर ये सब नाम कहीं भी एक जगह दिखें तो आपको कॉन्सेप्ट क्या लगाना, जरा देखिए, विक्रय बराबर करना है आपको विक्रय, तो कह दीजिए यही कॉन्सेप्ट लगाना। अरे नहीं, रुकिए, ठहरिए, इंतजार करिए। अब बताइए कि विक्रय, अगर अंकित मूल्य की बात कर रहे हैं तो अंकित मूल्य पर आप जानते हैं कि हमेशा क्या दिया जाता है, छूट दिया जाता है। कहेंगे बिल्कुल सही है, अंकित मूल्य पर छूट अगर दिया जाए तो वही क्या होता है, उस दुकानदार का विक्रय होता है। बिल्कुल सही है। अगर बात करें हम क्रय, तो क्रय पर क्या होता है, हमेशा लाभ या हानि होता है, /100, यही, यानी क्रय मूल्य पर हमेशा लाभ या हानि आता है। अब और अंकित मूल्य पर छूट हमेशा दिया जाता है, और ये भी एक विक्रय है। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं क्या, एक कॉन्सेप्ट निकला ना, दोनों बराबर हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि अंकित मूल्य अधिक हो, किससे, क्रय मूल्य से। तो क्रय को अगर मान लें हम 100, तो इसका मतलब है कि अंकित मूल्य 120 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत हो तो, कोई दिक्कत हो तो बोलिए। 120 हो जाए, सॉरी 10% अंकित अधिक करता है तो 110 हो जाएगा। अब उसके बाद से गुणे, छूट कितना दे रखा है, 10% का बट्टा दे रखा है, अर्थात 90, 10 रख देंगे ना तो 90/100। इधर क्या हो जाएगा, 100। हमको नहीं पता है क्या दे रहा है, लाभ हो रहा है, कर रहा है ना, तो लाभ हो रहा हो, क्या कर रहा है, हाँ उसका लाभ या हानि बताना है। तो मान लेते हैं अगर ये +x कर लेते हैं, अगर x की वैल्यू माइनस आएगी तो हानि होगा, अब प्लस आएगी तो लाभ होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बटा 100 से 100 काट दिए तो जरा देखिए, और ये डबल 0 कट गया, 11 नमा हो 99 बराबर 100 प्लस x, तो 100 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 99 - 100 बराबर x, तो -1 बराबर x। कहाँ आया हो, माइनस आया ना, तो माइनस का मतलब क्या होगा, 1% की हानि होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ऐसे सवाल हो जाएंगे। ऐसी सवाल पर ऐसा सवाल भी लगता है कि अगर क्रय मूल्य का मान लीजिए, मान दे दे, कुछ भी दे दे, 1000 दे दे, इसका मान दे दे 1500, और अगर कह दे कि लाभ 20% हो, लाभ कितना परसेंट हो, 20%, इस सवाल का आंसर बता दीजिएगा कि तो छूट कितना होगा।
सवाल समझ में आया? यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1000 है तथा अंकित मूल्य 1500 रुपया है, यदि उस वस्तु पर 20% का लाभ हो रहा हो तो जरा उसका छूट बताइए। सवाल का आंसर आप बता दीजिएगा, ठीक है ना। किसी पर वो भी सवाल आता है और वो भी एक सवाल है, तो कॉन्सेप्ट अगर समझेंगे तो कोई भी सवाल लगा लेंगे, ठीक है ना। इस पर 2-3 सवाल बनते हैं, एक ना तो लाभ ना तो हानि वाला भी सवाल बनता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या करा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसमें 12 और क्या कर रहा है 18, 36 और 45 से भाग देने पर शेष क्रमशः 8, 14, 32 और 41 बचे। कभी भी देखिए ऐसा सवाल अगर दे कि कह रहा है कि जिसमें 12, 18, 36, 45 से भाग देने पर, इन सभी से भाग देने पर शेषफल अगर हमेशा इतना बचे तो हमेशा इनका हम देखेंगे अंतर कितना है। देखिए 4, इनका अंतर कितना है 4, इनका अंतर कितना है 4, इनका अंतर कितना है 4। अगर कभी भी अंतर जो है समान अगर आ रहे हों तो देखिए आपको करना क्या है, तो करना यही है 12, 18, 36 और 45 का आपको ज्ञात कर लेना है एलसीएम। क्या ज्ञात कर लेना भैया? एलसीएम। एलसीएम ज्ञात कर लेंगे तो बता दे रहे हैं एलसीएम तो 180 आएगा, लेकिन कैसे ज्ञात करते हो वो बता दे रहे हैं। तो जरा देखिए 2 से काटिए, 2 छक्के 12, 2 9 18, 2 8 36 और 45 हो जाएगा, तो कटेगा नहीं। फिर 2 से काटिए, 2 3 6, ये कटेगा नहीं, बहुत इत्मीनान से काट देते हैं ना। 2 9 18, 45 कटेगा नहीं। अब जरा 3 से काट लीजिए तो क्या हो जाएगा 3 1 9 3, अरे सॉरी 3 1 9 3, 3 3 9, 3 3 9, 3 15 45। फिर 3 से काट लीजिए, कितना हो जाएगा ये 3 1 9 3, 3 1 9 3, 3 5 15। अब 5 से काटेंगे तो सब क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी नीचे क्या चाहिए हमको 1 चाहिए होता है। अब देखिए इन्हीं का गुणा एलसीएम होता है, अर्थात 2 × 2 × 3 × 3 × 5 एलसीएम हो जाएगा। तब इधर से गुणा करिए, 5 3 15, 15 3 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180। अब जो 180 आया है तो इस सवाल में कभी भी कहे कि अगर इससे भाग देने पर इतना आया, इससे भाग देने पर इतना आया, इससे भाग देने पर इतना आया, इससे भाग देने पर इतना आया और शेष अगर समान बचे तो जो एलसीएम आएगा वही समान शेष है उसी में से माइनस कर दीजिएगा, अर्थात 176। यही आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर हो गया 176। आपको शेष क्या करना है इस कंडीशन में, माइनस कर देना है। क्या कर देना है? माइनस कर देना, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया आया है ना। हाँ, अगला, किसी फर्म के पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन इतना है। कभी भी देखिए ऐसे सवाल में पुरुष का वेतन दे रखा है औसत, महिलाओं का वेतन दे रखा है और सभी का दे रखा है। तो महिला पुरुष और सभी का कभी भी देगा तो आपको एलिगेशन मेथड, कौन सा मेथड? एलिगेशन मेथड। तो यहाँ पर लिख देते हैं पुरुष यहाँ पर और यहाँ पर लिख देते हैं महिला, कोनो दिक्कत नहीं है। पुरुष कितना है 5200 रुपया औसत इन लोगों का, महिलाओं का कितना है, कम कमा रही है 4200, कुल कितना है 5000 रुपया औसत ज्ञात करिए। औसत कितना हो जाएगा ये 800, इधर माइन अंतर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा औसत कहाँ कर रहे हैं अंतर ज्ञात करिए। इधर कितना हो जाएगा 200 रुपया, एक कितनी बार में कट जाएगा यानी 4:1 आ गया। बोलिए कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? महिला कर्मचारियों का प्रतिशत बताइए। तो महिला कर्मचारी कौन सी है? ये 4200 वाली है ना, महिला वाली 4200 वाली है ना महिला। हाँ, तो 4200 वाले का हिस्सा 1 आया है तो 1/, कुल कितना है 5 × 100, 5 विषयम यानी कितना आया 20%। बोलिए कोई दिक्कत? अगर पुरुष का पूछता तो क्या कर देते 4/5 × 100 आ जाता 80%। जाहिर सी बात है 20% महिला है तो 80% पुरुष ही ना होंगे। अगर संख्या बोला होता तो यहाँ पर दे दे अगर कि टोटल संख्या 1200 है तो जरा बताइए पुरुष की संख्या और महिला की संख्या बताइए। तो बता नहीं देते, क्या हो जाता है 4/5 गुणे कितना 1200, ये हो जाता पुरुष, 1/5 गुणे 1200 ये हो जाता महिला। अगर ऐसा पूछता तो सवाल बढ़ा करके, ठीक ना। इसी में बोला ना कि सवाल को ये भी समझा करिए कि और क्या क्या पूछ सकता है, ठीक है ना। एक सवाल जानेंगे तो केवल एक जानेंगे, अब यही तो आ नहीं जाएगा, ये आपको भी पता है, अच्छे से पता है, ठीक ना। लेकिन मैथ कितना देखिए अच्छा सब्जेक्ट है कि आप कुछ भी पढ़िए, वो नहीं भी आएगा ना तो भी आप लगा लेंगे। लेकिन अगर वही और भी कोई सब्जेक्ट की बात करा जाए, अगर आप नहीं पढ़ें, जैसे मान लीजिए जीएस अगर आप नहीं पढ़े, नहीं जानते हैं तो आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन इसमें अगर वैसा सवाल लगाए ना तो आप उसके थोड़ा सा इधर उधर भी देता तो भी आप देखते होंगे, लगा लेते होंगे, है ना। मैथ में वो चीज़ें नहीं आती जो आप पढ़े होते हैं लेकिन फिर भी आप लगा लेते हैं।
लेकिन अगर बाकी चीज़ों में अगर आप नहीं पढ़े होते तो आप नहीं आंसर कर सकते। करंट अफेयर्स आप नहीं पढ़े तो नहीं आंसर कर सकते हैं। तो कितना अच्छा सब्जेक्ट है मैथ ना, बिल्कुल है। चलिए अगला जरा देखिएगा क्या कह रहा है। देखिए ये सब जो सवाल होते हैं ना, ये नोट करिएगा। ए क्यूब ये सब सेटिंग पर दिए रहते हैं, तो फार्मूला क्या बनता है, ए माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब यहाँ पर सेटिंग क्या बनता है, देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब को अगर हम ऐसे लिख दें तो कोनो हर्ज है तो बताइए, अगर कोई भी हर्ज हो तो बताइए। अरे भाई इधर उड़ा कर रहा था इधर भाग करेगा। या हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर ये ऊपर चला जाए और ये नीचे आ जाए तो कह दीजिए ये भी नीचे आ जाएगा। कभी कभी सॉल्वा ऐसे दे देता है, यही सॉल्वा चेंज भी कर सकता है, नीचे वाला हिस्सा ऊपर दे देगा, ऊपर वाला हिस्सा नीचे दे देगा। तो ये भी आंसर बताएंगे क्या आ जाएगा। अगला बात नोट करिएगा, अगर यही प्लस वाले पर दे दे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, और अगले क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। आप इसका फार्मूला बना लेंगे कि नहीं, एक इसके जैसा बनेगा एक किसके जैसा बनेगा, बोलिए बनेगा कि नहीं, बना लीजिएगा, बना लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए अब सवाल बताते हैं। सवाल क्या कह रहा है भैया, सवाल तो अब कुछ कह ही नहीं रहा है। जरा देखिए ए का मान कितना हो गया 0.7, बी का मान कितना हो गया 0.4, यही ना हो गया है। इसी पर हूबहू सवाल है कि नहीं है ना। तो क्या करना है, हम हूबहू रख देंगे, इसका आंसर आ जाएगा क्या, ए माइनस बी अर्थात 0.7 माइनस 0.4 अर्थात आपका आंसर आया 0.3। अगर वही बोले हैं कि अगर ये ऊपर वाला नीचे वाला हिस्सा ऊपर दे देता, ऊपर वाला नीचे दे देता, तब आपका आंसर आता 1/0.3। तो इसी को क्या कर लेते हैं हम 10/3, यही ना करते, अरे भाई ऊपर नीचे 10 का गुणा कर देते हैं, तो 10/3 तो कितना हो जाएगा, 3 से 1/3 हो जाता है ना। तब आपका आंसर याद आता। तो कभी कभी सवाल ऐसे भी चेंज भी कर देता है, तो समझिएगा। और यहीं पर सवाल अगर आप बनाएंगे तो जो माइनस ऊपर वाला है, ठीक है ना, उस पर आप इस तरीके से भी सवाल बना सकते हैं। बस ऊपर माइनस की जगह पर जो दे रखा है ना वो प्लस कर देगा, और नीचे जो ए बी वाला पार्ट है ना, यानी जो देखिए 0.7 और 0.4 का जो गुणवा हो रहा है ना, उसके अगवा प्लस चिन्ह लगा है ना, वही माइनस दे देगा। तो सवाल तुरंत इस वाले फार्मूला पर बन जाएगा, इस वाले पर। तो इसके 2 और फार्मूले बनेंगे इस तरीके से बस। अब देखिए ये फार्मूला का ना वेरिएशन है और कुछ नहीं है। अगर आप इसको सीखेंगे ना तो आपका सरलीकरण आसान हो जाएगा, नहीं तो आप क्यूब करते रह जाएंगे। बताइए इसको छोड़ने वाला बात हो गया ना। तो मैथ वाले लड़के में जो एडवांस जो मैथ पढ़े रहते हैं ना इंटर तक, वो सब लगा लेते हैं। अलजबरा जानने वाले वो सब लगा लेते हैं, उनको देख करके नजर आता है अरे ये सवाल इतना टुटपुजिया सवाल है, इसको तो हम तुरंत लगा लेंगे। लेकिन जो आर्ट साइड वाले लड़के हैं तो वो कैसे लगाएंगे, तो उनको एक कॉन्सेप्ट सीखिए, इसी बेसिस को छोड़ें ताकि आप भी करिए इसी जैसा देख देख करके कि कैसे हम किए हैं। जब आप खुद करेंगे ना तो सीखेंगे, और जब आप सीखेंगे ना तो आप निखरेंगे, और जब निखरेंगे ना तो नौकरिया आप ही का लगेगा, किसी और का नहीं, ठीक है ना। चलिए चलिए हाँ, तो अब अगला बात करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, हाँ जरा ऐसा सवाल देखिए कैसे लगाते हैं। 3 पर 50 घात है, और कितना 4 पर 40 घात है, और कितना 5 पर 30 घात है, और कितना 6 पर 20 घात है। अगर कभी भी ऐसा सवाल दे तो जो घात हैं, तो घात क्या है 50, 40, 30 और 20, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। इन्हीं का मौसा ज्ञात कर लीजिए। क्या ज्ञात कर लीजिए, मौसा। साफ है, साफ दिखाई दे रहा है क्या 10, बोलिए कोई दिक्कत। मौसा कितना दिखाई दे रहा है 10, इसी 10 से इसमें भाग दे दीजिए तो 3 पर कितना घात आ जाएगा 5, नहीं समझे। 50 में 10 से भाग दे दीजिए 3 पर कितना घात 5, तो वैसे 4 पर कितना घात कहिए 4, 5 पर कितना घात 3 कहिए, 6 पर कितना घात 2 कहिए, कोई दिक्कत है नहीं है। बस अब 3 पर 5 घात कितना होता है, ये होता है 243 होता है। ज्ञात कर लेंगे ना, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 त्याई 81 त्याई 243 यानी 5 घात। 4 पर 4 घात कितना होता है 256, 5 पर 3 घात कितना होता है 125 घात आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। 6 पर 36, ठीक है। अब देखिए इसमें से कौन बड़ा दिख रहा है आपको, यही वाला बड़ा दिख रहा है, अर्थात ये वाला बड़ा दिख रहा है, अर्थात ये वाला बड़ा, ये बड़ा हो गया, यही पूछ रहा था। छोटा वाला देखिए सबसे छोटा ये दिख रहा है, अर्थात ये दिख रहा है, अर्थात ये सबसे छोटा। अगर इसी का आरोही क्रम और अवरोही क्रम बोलता तो भी आप लगा सकते हैं, बोलिए लगा सकते हैं कि नहीं। तो ऐसे सवाल का कॉन्सेप्ट आपको क्या समझ में आया कि जो घात दिए रहते हैं उनका हम क्या ज्ञात कर लेंगे भैया, मौसा ज्ञात कर लेंगे, और उसी मौसा से उसमें भाग दे देंगे, और जो भी रहेगा हमारा अपने आप उसके बाद से दिख जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये हो गया आपका। हाँ अगले सवाल पर
तो कहा जाता ना कि बस कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, बस कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। लोगों का केवल वक्त आया था, आपका दौर आएगा और वो जल्द ही आने वाला है। इसी साल मेहनत करके नौकरियां ले लीजिए, ठीक ना। जितने भी एग्जाम आ रहे हैं अगर आप ढंग का तैयारी करेंगे ना, किसी देखिए एक बार बता दे रहे हैं कि कई बार अगर भटकेंगे ना इधर उधर से, कहा जाता ना कि एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। सब साधेंगे तो सब चला जाएगा। एक कोई साधी, कोई सिंगल एग्जाम, कोई भी सिंगल एग्जाम, कौन सा सिंगल एग्जाम आपको जो अच्छा लगता है, जो आपने सोचा हो बहुत पहले से। एक बात हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं, अगर आप जो एग्जाम सोचे हैं ना बहुत अच्छे से ना कि इस एग्जाम को हमें कौन निकालना है, उसके अलावा बाकी अगर कोई एग्जाम होता ना नहीं निकलता ना तो भी कोई बात नहीं होता है, दूसरा एग्जाम नहीं भी निकलता ना तो भी कोई बात नहीं होता है। लेकिन सही बताइएगा, जिस एग्जाम को आप सोचे होते हैं, मेहनत किए होते हैं, अगर वो नहीं निकलता तो तकलीफ होती है ना, बिल्कुल होती है। तो आप उस एग्जाम के निकालिए, उस एग्जाम को मेहनत करिए। पता नहीं भाग्य में क्या लिखा, हो सकता है कि आप कोई और तैयारी कर रहे होंगे, कोई और मिल जाएगा। आप बहुत बार देखे होंगे कि आपके दोस्त कोई और तैयारी कर रहे हैं, उनको कुछ और भी एग्जाम मिल जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा हो जाता है। कोई सीजीएल की तैयारी कर रहा था, सीजीएल में हो सकता है अनफॉर्चुनेट नहीं हो पाया, वो दरोगा बन जाते हैं ना। तो ऐसे होगा। लेकिन जब वो सीजीएल की तैयारी कर रहे थे तो उनसे पूछिए जरा सा कि आप दरोगा की तैयारी कर रहे थे, नहीं, वो कहेंगे कि हम सीजीएल की तैयारी पूरा मन से लगे थे। लास्ट में जब नोटिफिकेशन आ गया, उनको लगा कि अच्छा इसकी भी तैयारी की जा सकती है, तो उन्होंने हिंदी को बस अलग से पढ़ लिया, बाकी सब चीजें तो उन्होंने पढ़ ही रखा था। इसका मतलब बाकी तो वो खिलाड़ी थे ही, धुरंधर थे ही। आप उन लोगों से एक बात पूछिए, मिलिए, फिर आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और अगर आपको ये बातें समझ में आई है तो शायद आपको क्लियर हो रहे होंगे कि आपको क्या करना चाहिए। आपको वही करना चाहिए जिस एग्जाम के लिए आप टारगेट करना है, उस एग्जाम के लिए मेहनत करिए, ठीक ना। वो ये मत सोचिए कि कब आएगा। कई लोग तो इस चक्कर में पड़े रहते हैं, अब आएगा कब आएगा। अरे भैया अब आए कब आए, जब आए, लेकिन जब आए आप निकाल लीजिए। अरे भाई 2 महीने बाद नहीं आएगा, 6 महीने बाद आएगा, 6 महीने बाद नहीं आएगा, साल भर बाद आएगा। बात यह है ना कि जब साल भर बाद आए आपके स्टेशन पर ना, तो उस गाड़ी पर आप बैठ जाइएगा। अगर वो गाड़ी छूट जाएगी ना तो बहुत परेशानी होती है, ये जान लीजिए। आप कभी भी अगर गाड़ी छूटी हो तो सही बताइएगा, दिल पर हाथ रख करके कहिएगा। जब आपकी ट्रेन छूटी होती है ना तो एक एक मिनट घरवा पर जो आप खानावा खाते हैं ना, तो वो भी आप सोचते हैं काफ खाना में 4 रोटी खाए तो 2 रोटी कम खाए होते, तो आज हम स्टेशनवा पर 2 मिनट 1 मिनट फिर लेट हुआ था, हम पहुंच गए होते। अपने दोस्त को हाय बाय ज़्यादा बोलने लगे, अगर नहीं बोले होते तो हमको ट्रेन मिल गया होता। और भी ट्रेन कब, जब आपको बहुत लॉन्ग रूट वाली ट्रेन हो और आपका जो अगला स्टॉपेज हो वो डायरेक्ट 200 किलोमीटर बाद हो, तो आपको वो ट्रेन छूटनी है। तो बस वही काम करिए कि आपको वहाँ पर पहुँचना है, समय से पहुँचना पड़ेगा और आपको अपनी सीट पर बैठना पड़ेगा अधिकार पूर्वक मेहनत करके। उसके बाद से देखिए आपका एग्जाम कौन रोक सकता है, कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। तो यही सब बातें हैं। चलिए आते हैं अगले सवाल पर, वरना कहेंगे बतिया रहे हैं, है ना। चलिए नहीं है, अगले सवाल पर आते हैं। बतियाना कम काम ज्यादा, है ना, क्योंकि आपके एग्जाम नजदीक हैं। चलिए कर रहा है, वरिष्ठ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण एक उद्योग में उत्पादन 20% कम हो गया। अच्छा 20% कम हो गया है, कोई बात नहीं। कार्य की कितने घंटों में प्रतिशत की वृद्धि कर दिया जाए कि वही काम हमको मिल जाए। कभी भी अगर ऐसा काम देता है तो इसका मतलब वही वाला 16, चीनिया वाला 16 इसमें फेवरेट सवाल होता है कि 20% की क्या कर दिया जाए, कमी कर दिया जाए अगर, तो कितना % हमको वृद्धि करना पड़ेगा कि खर्च पूर्ववत रहे। ये वही वाला सवाल है। तो इसका मतलब क्या रखा है, 20% कम, तो 20% कम का मतलब होता है हमेशा कम होगा। तो यानी 100 में से 20 क्या कर देंगे, कम कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे बस। अगर वृद्धि रहता तब पूछता कि कमी, ताकि पूर्ववत रहे, तब 20/120 गुणे 100 कर देते हैं। तो बस ये कितना हो जाएगा, 20/80 गुणे 100, 20 चौको 80, 4 25, यानी कितना %, 25%। क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करना पड़ेगा, ठीक ना, किसमें, उनके कार्य किए गए घंटों में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला जरा देखिए, करा किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10% और 8% बढ़ाई जाती है तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है भैया, वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए लंबाई में भी 10% और चौड़ाई में भी, यानी 2 लोगों में, तो जब 2 लोगों में वृद्धि हो या कमी कुछ भी होता है तो आपको प्रभावी परसेंटेज निकालना होता है। तो प्रभावी परसेंटेज कैसे निकलता है वो आपको बता दे रहे हैं। पहले मान लीजिए 100, मूल मानिए क्या 100, फिर 100 गुणे कितना कर रहा है 10% और 8% बढ़ाई जाती है, यानी हो गया 110/100 गुणे 108/100।
एक तो आपका ये हो गया, या आप इसको भी लगा सकते हैं ऐसे करके, कैसे, इस फार्मूले पर a + b + ab बाई 100 पर लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 10 + 8 + 10 × 8/100, 10 दाइम 100, 2 चौक 8, 2 पच्चे 10, कितना हो जाएगा ये 10 8 18, 18 और +4/5 यानी 18 × 4/5, ये हो गया। आपका यहाँ पर भी बताइए, आप चाहें तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं। तो जरा देखिए ये क्या हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट गया, है ना। अब ये देखिए कितना हो जाएगा 11 × 8 = 88 और 11 का नाम 11, अब बटा कितना 10, तो ये देखिए कितना हो जाएगा 118.8%, ये कुल आया। अब आप बताइए पहले था 100, अरे भैया पहले था ना 100 ही तो मान करके चले थे, 100 से कितना हो गया 118.8, इसका मतलब वृद्धि कितना हुआ, क्योंकि वो वृद्धि पूछ रहा ना केवल, तो 18.8 की वृद्धि हुई, तो ये 18.8% ही तो है, 4/5 माने 5 8 40.8% ही तो है बस। तो यहाँ पर क्या आता है, ये कुल आता है। अगर क्वेश्चन करता है, अगर ये क्वेश्चन कर दिया होता ना कि आज का क्षेत्रफल कुल कितना हो जाएगा, तब आपका आंसर ये होता है 118.8% हो जाएगा। लेकिन कितना बढ़ जाएगा, तो 18.8% बढ़ जाएगा, या उसी को आप 18/4/5 कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया। चलिए अब अगली बात कर लेते हैं, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला देखिए, क्रमिक छूट पर समतुल्य भट्टा है, ये वही वाला फल है, इसको आप लगा करके बता सकते हैं। अगर मान लीजिए मूल 100 है, तो देखिए क्या हो रहा है, पहले सब छूट दिया जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा 100 गुणे कितना 20 यानी 80/100, पहला छुटवा है 20, फिर कितना है 10, फिर 15, यही है ना 20 10 15 बिल्कुल है। अब फिर गुणे कितना कर देंगे 90/100, फिर कितना हो जाएगा 85/100। अब इसी को अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो जो आपको यहाँ पर परसेंटेज आएगा, आप इसका ज़रा आंसर बताइएगा। जो परसेंटेज आएगा यहाँ पर, उसी को 100 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसका पहले ये आंसर ही आएगा ना, ये आंसर आपका आएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, 100 में से माइनस करिए, फिर आपका जो मूल आंसर होगा वो आ जाएगा। ज़रा सॉल्व करके बताइएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें आप भी करिए। चलिए, ये ना सोचिएगा कि कैलकुलेशन की वजह से नहीं किया गया है, ठीक है ना। देखिए, हमें ये नहीं दिखाना है कि हमें कितना आ रहा है, हमें ये दिखाना है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर वो नहीं समझ में आ रही है तो हम फेल हैं, क्योंकि एक टीचर का काम होता है आपको सिखाना, आपको समझाना, ठीक ना। तो आपको एग्जाम देने जाना है, तो ये काम है हमें आपको सिखाना। जैसे इस सवाल का भी बताएं, जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया ना, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो कैलकुलेशन। और अभी हम आपको बताएं कि सवाल के 2 पार्ट होते हैं, एक कॉन्सेप्ट, एक कैलकुलेशन। अगर कैलकुलेशन नहीं आता तो आपको सीखना पड़ेगा, कैलकुलेशन नहीं आता तो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। उससे आप भाग नहीं सकते, भागेंगे जितना भागेंगे आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक ना। लेकिन एक बात बता रहे हैं, अगर आप भाग रहे हो तो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, और मान लीजिए पीछा छोड़ दे तो फिर आप इससे बाहर हो जाएंगे। तो कम से कम पीछे आ तो रहा है, आपका पीछा कर तो रहा है, तो अच्छी बात है। मैथ अगर आपका पीछा करा तो अच्छी बात है, कम से कम आपके साथ अभी चल रहा है। जिस दिन साथ ही देना बंद कर देगा उस दिन क्या होगा आपका, यो तो सोचिए, ठीक है। चलिए अगला देखिए सवाल, अच्छा सवाल है, करा है 18 पुरुष या 20-25 लड़के कार्य को 25 दिनों में करते हैं। इसका मतलब हुआ कि 18 पुरुष कितने दिन में काम कर रहे हैं भैया, 25 दिन में। और दोनों का कमाओ बराबर है किसका, 25 लड़के, अर्थात हम चाहे 25 दिन में काम कर रहे हैं, चाहे हम कहें कि 18 लड़कों को, मान लो ये हमारा काम है और काम में हम घर बनवा रहे हैं। इसका मतलब कहें कि घरवा बनाने में 25 दिन हमको लगेंगे, अच्छी बात है। तो एक व्यक्ति कह रहा है, देखो चाहे 18 पुरुष को लगा लो, चाहे 25 लड़कों को लगा लो, तुम्हारा घरवा बन जाएगा। तो हम किसी को भी लगा सकते, चाहे 18 पुरुष को लगा लें, चाहे 25 लड़के को लगा लें, तो 25 से 25 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 18 पुरुष बराबर 25 लड़के। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। इस समीकरण को इसको रखे रहिए। अब देखिए पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि उस कार्य को पूरा करने में 36 पुरुष और 10 लड़के, यानी 36 पुरुष और 10 लड़के कितने दिन में करेंगे, हमको क्या पता कितने दिन में करेंगे, अभी ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए, अगर 18 पुरुष बराबर 25 लड़के आए, ध्यान से सुनिएगा, हम सबको लड़के में बदल दे रहे हैं। किस में बदल दे रहे हैं, लड़के में। किस में, लड़के में। किस में, लड़के में, ठीक है। अगर हम सबको लड़के में बदल रहे हैं तो जरा बताइए, 18 पुरुष बराबर 25 लड़के, तो 36 पुरुष बराबर कितना, तो 18 दूना 36, तो 25 दूना 50, यानी कितना आ गया है 50 लड़के। बोलिए कोई दिक्कत हो तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है।
हमको नहीं पता कितने दिन में करेंगे, गुणे डी कर दे रहे हैं। किस कमाओ को करेंगे, यो कुल घर में ना बनाएंगे, वही घरवा बनाएंगे। ठीक है, अब हमने लड़के में चेंज कर दिया तो हमको लड़के वाला रखना पड़ेगा। पुरुष में चेंज किए होते तो पुरुष वाला रखते हैं। इसका मतलब क्या रखेंगे, 25 गुणे 25। बस अब इसको कर लीजिए, 50 10 कितना हो जाएगा 60 गुणे डी बराबर 25 गुणे 25। तो 5 25 25 और 5 बढ़िया में 60। तो डी बराबर कितना हो जाएगा 25 25 125 बटा 12 दिन, 125 बटा 12 दिन। जब लड़के में बदले, अगर पुरुष में चेंज किए होते हैं तब यहाँ पर देखिए क्या हो जाता है, तब 36 पुरुष तो रहबा करेंगे प्लस। अब देखिए 10 लड़कों को हमको चेंज करना, तो 25 लड़के बराबर अगर 18 पुरुष, तो 10 लड़के बराबर कैसे निकालेंगे, देखिए 25 लड़के बराबर अगर 18 पुरुष, तो कह रहा है 10 लड़के बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 गुणे 18 बटा 25, 5 25 25, 5 दूना 10, यानी 18 दूना 36 बटा 5। यहाँ पर कर देंगे 36 बटा 5 बस गुणे डी। और यही बराबर किसके हो जाएगा, अब देखिए उसको पुरुष में बदल दिया ना, तो पुरुष वाला रखना पड़ेगा, यानी कितना 18 गुणे 25। जैसे यहाँ पर हम लड़के वाला रखे हैं ना, क्योंकि लड़कों में बदल दिए थे, वहाँ पर पुरुष में बदले तो पुरुष वाला ना रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। तो 36 जरा देखिए कामन है, दोनों से कामन है ना, तो 5 कितना हो जाएगा 36 कामन हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस 1 बटा 5 गुणे डी बराबर 18 गुणे 25। तो 18 दूना 36 काट लीजिए पहले, 5 का ना 5 1 6 बटा 5, यानी 2 गुणे 6 बटा 5 गुणे डी बराबर 25। अब ये 5 उधर चला जाएगा तो 25 25 125 और 6 दूना 12, यानी 12 डी बराबर 125। तो डी बराबर आया नहीं 125 बटा 12 आएगा भैया, चाहे पुरुष में चेंज करिए चाहे लड़के में चेंज करिए आएगा। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट अगर आपका सही रहेगा तो आएगा। कॉन्सेप्ट क्या चलता है भैया, सुन लीजिए। कह रहा या, जब या भी कहेगा तो हमेशा केवल और केवल क्या कर देंगे, उनको बराबर कर देंगे। सीधा सीधा ये वाला लाइन लिखेंगे, ये तो आपको समझाने के लिए लिखे हैं, क्योंकि m1 d1 बटा w1 बराबर m2 d2 बटा w2, कॉन्सेप्ट इसी पर चलता है ये वाला। तो ये हो गया एक समीकरण। उसके बाद फिर हमने एक बार पुरुष में चेंज कर दिया, एक बार लड़के में चेंज कर दिया, एक बार पुरुष में चेंज कर दिया। दोनों तरीके से आपका आंसर आएगा, जाएगा कहीं नहीं। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एकदम छोटा क्वेश्चन है, टुटपुजिया क्वेश्चन है, लेकिन समझने वाली बात है ना। क्या कह रहा है, हाँ जरा देखिएगा। कह रहा है n प्राकृतिक संख्या हो तो किस संख्या को n इंटू n प्लस 1 और n प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए अगर n प्राकृतिक संख्या, तो आपको पता है कि जो प्राकृतिक संख्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या कौन होती हैं, 0 होती है, नहीं होती है, 0 पूर्ण संख्या होती है अगर ऐड हो जाती है। ठीक ना, 1 2 3 4 ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्या है। 0 ऐड हो जाता है तो पूर्ण संख्या हो जाता है। तो जरा n का मान 1 रखिए, यानी n बराबर 1 पर, तो जरा देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 गुणे 1 प्लस 1 और 1 प्लस 2 कितना आया भैया, ये 1 गुणे 2 गुणे 3 अर्थात कितना आया 6। n बराबर 2 रखिए 2 पर, तो जरा देखिए कितना आएगा 2 गुणे यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 प्लस 1, 6वां आंसर हो जाएगा आपका, लेकिन बता रहे हैं यहाँ पर 2 प्लस 2, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 4 अर्थात 2 3 6 6 चौको 24। ऐसे जितना भी रखेंगे ना, अब वो कर रहा है तो किस रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात किससे करके है कि विभाज्य हो सकता है, तो 6 से ना, तो इसी रूप में ना लिखा जा सकता है, तो 6 आपका आंसर होगा। समझे कि नहीं, तो ये होगा आपका 6, क्योंकि मिनिमम 6 आ रहा, 3 नहीं आ रहा है, तो 3 नहीं होगा। ठीक ना, तो 6 होगा इसका आंसर। चलिए अब अगले सवाल की बात करते हैं। हाँ अगला फल देखिए जरा क्या कर रहा है। कर प्रथम क्या है ये, हाँ ये लास्ट सवाल है। कर प्रथम 39 सम संख्याओं का औसत। तो पहले बता देते हैं आपको कि सम संख्याओं का अगर योग की बात करें, सम संख्याओं का अगर योग की बात करें तो फार्मूला नोट करिएगा n इंटू n प्लस 1, और अगर औसत की बात करें तो क्या हो जाएगा, केवल n प्लस 1 हो जाएगा। अगर विषम संख्याओं की योग की बात करें, विषम संख्याओं का योग की बात करें तो होता है n स्क्वायर, और औसत की बात करें तो केवल n होता है, केवल n होता है। अब क्या कर रहा है कि प्रथम 39 सम संख्याओं का, प्रथम का मतलब होता है 1 से, तो 1 से 39 की बात कर रहा है ना, इसका मतलब है प्रथम 39 सम संख्याएं, 39 तक नहीं महाराज, 39 तो सम संख्या, यानी पदों का मान 39, यानी n का मान 39, तो सम संख्याओं का औसत क्या पूछ रहा है 39, तो यहाँ पर रख दीजिए ना 39 प्लस 1 बराबर 40, आंसर हो गया यही ना। अगर विषम का कहा होता कि प्रथम
39 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करिए, तो कितना हो जाता है? केवल और केवल 39 हो जाता है। अगर योग ज्ञात करने के लिए कहा होता तब कितना हो जाता है? तो 39 गुणे 39 और 1 40 हो जाता है, ठीक ना, तब ये आंसर हो जाता है। अगर इसको बात करता तो ये 39 का वर्ग हो जाता है। अच्छा, वर्ग ज्ञात करना हम आपको बताते हैं। चलिए इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिएगा। इसमें कितने सवाल हैं टोटल? 2 और 2 4 सवाल हैं। हम आपको वर्ग ज्ञात करना बता देते हैं, ठीक ना। 1 से लेकर के 100 तक का वर्ग ज्ञात करना किसी भी सवाल का। चलिए देखिए, मान लेते हैं आपको 81 का वर्ग ज्ञात करना, तो देखिए इसको क्या लिखना, 8 × 64 लिखिए और 1 का नाम 01 लिखिएगा। 2 अंक लिखिएगा, 2 अंक, 8 × जैसे 64 और 1 का नाम 01। उसके बाद से क्या करना, देखिए 8 का 1 में और 2 में गुणा करना, यानी 8 का नाम 8 और 8 दूना 16 और 1 अंक छोड़ कर के लिखिएगा बस, जैसे 1 6 5 6, यही हो जाएगा। और आपको बता देते हैं 98 का वर्ग ज्ञात करना आपको, तो 9 × 9 81 और 8 × 8 64, ये ना। अब देखिए 9 × 8 72 और 72 दूना 144, तो 144 1 अंक छोड़ के लिखिए, तो लिख दीजिए 4 6 4 2 4 1 5 और 1 6 ना हो जाएगा, हाँ, और 8 1 9, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको 65 का ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, 6 क्या 36 और 5 का 25 हो जाएगा, और 6 5 30 दूना 60, तो 60 लिखिए बस, 5 2 6 6 12 3 1 4, 62 25, ठीक है ना। तो ये सब आपका आंसर हो जाएगा। 1 से लेकर के 100 तक का वर्ग ज्ञात करना, ठीक है। तो यही सब आपको बताना था और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आज का, ठीक है ना, यानी प्रैक्टिस नंबर 22। और भी जो क्वेश्चन है उसको आपको बता दिया जाएगा अगले सेशन में, ठीक है ना। और फंडे का जो रिवीजन क्लास होता है वो जरूर देखिएगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन था। और देखिए इसमें आप मेहनत करिए, जिस टीचर से जहाँ से जिस तरीके से भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो उन पर पूर्ण रूप से भरोसा करिए। और हम अपनी तरफ से उन सभी टीचर को भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं उन बच्चों के लिए जिनका सपना होता है कुछ बनने का। तो हमारी तरफ से उनके लिए भी धन्यवाद है। और सभी लड़कों से भी कहेंगे कि आप जहाँ भी जिस तरीके से भी पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, आप उसको कंटिन्यू करिए। और अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं, और नहीं तो जहाँ से भी पढ़ रहे हैं आप उसको कंटिन्यू करिए। आप उन पर भरोसा करिए, निश्चित ही आप निकालेंगे। और मैथ में एक से एक माहिर लोग आपको यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, तो उनसे आप पढ़िए, सीखिए, समझिए, सक्सेस होइए और अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए। धन्यवाद। जय हिंद।